वेलकम बच्चों। तो कल तुम लोगों का साइंस का एग्जामिनेशन है। ऑल राइट, तो सेकंड प्री बोर्ड, इसके लिए तैयारी तो अच्छी हो गई होगी, और अगर नहीं भी है सो लेट्स डू व्हाट वी कैन डू टुडे। तो आज मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन बताने चाहूँगा हर चैप्टर के, जिससे तुम्हें बोर्ड में भी और इस प्री बोर्ड में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो फोकस ऑन दोज थिंग्स, इट विल बी मच बेटर। सो टू स्टार्ट विद, आई एम टेकिंग फिजिक्स इन दिस वीडियो। सो जो फिजिक्स में तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट चैप्टर है भाई, देखो ज़्यादातर चार्ज में इसमें डेफिनेशन तुम्हें रखनी पड़ेगी हर चीज़ की। ठीक है, डेफिनेशन कि रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 वोल्ट क्या है, 1 एम्पेयर क्या है। ठीक है, ये सिंपल सा। इसमें जो बेसिक फार्मूलेज हैं तुम्हें क्या, जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग I²RT, उसी तरह तुम्हारे जो पावर के फॉर्मूले हैं वो तीनों, पावर इक्वल टू VI, I²R, V²/R। ठीक है, एंड अदर देन दैट आपको ज़्यादा फोकस इस पे करना है अपना सीरीज और पैरेलल सर्किट में ज्वाइन करने का। ठीक है, वो एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको 3 रेजिस्टेंस दिए होंगे किसी वैल्यू को, और आपसे पूछा होगा कि उनको ऐसे अरेंज करो कि नेट रेजिस्टेंस ये आ जाए और ये आ जाए। तो उसमें आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, किसी 2 को पैरेलल में लगाओ फिर तीसरे को सीरीज में। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन के बहुत चांसेस है, और इसमें तुम पावर वाला एक क्वेश्चन पक्का कर लेना। ठीक है, पावर वाला जैसे कि कोई 220 वोल्ट का बल्ब है और वो इतने घंटे के लिए जला, तो बताओ कितनी पावर उसने यूज़ करी। ठीक है, पावर की यूनिट याद रखना, वाट। ऑल राइट, यही है तुम्हारा। और थोड़ा इसमें जो तुम्हारा रेजिस्टिविटी है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हें पता है ना रेजिस्टिविटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल, वहाँ लिख के आ रहे लेंथ ब्रेथ। ठीक है, वो रेजिस्टेंस होती है जो डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, लाइक लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन व्हाट, नेचर ऑफ द मटेरियल। ऑल राइट, जो रो होता है तुम्हारा, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिखते हैं, तो रो रेजिस्टिविटी होती है। उसके अलावा इसमें जो मैं देख रहा हूँ, याद रखना कि क्या बोलते हैं, कूलम। हाँ, कूलम क्या है तुम्हारी चार्ज की यूनिट। वोल्टमीटर क्या है, एमीटर क्या है। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, एमीटर तुम्हारा करंट मेजर करता है। और एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में सर्किट में, इस पर ध्यान रखना। ठीक है, जो तुम्हारा एमीटर है वो सर्किट में सीरीज में लगता है, और वहीं पे जो तुम्हारा वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में। ऑल राइट, सिंबल से याद कर लेना। और बस हाँ, अगर एक क्वेश्चन आ गया कि तुम एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट कर सकते हो, तो उसका आंसर होता है बैटरी सेल। ठीक है, सिंपल सी बात। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इंपॉर्टेंट। किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? वही लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर। एंड सीरीज एंड पैरेलल तो हुई गया। इलेक्ट्रिक पावर, वेरियस फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक और चीज़, वॉट। सोचो सोचो, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, जो तुम्हारा किलोवाट आवर होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर समथिंग जूल्स। ऑल राइट, उसकी डेफिनेशन याद कर लेना कि जब तुम्हारा 1 किलोवाट आवर है, कि 1 किलोवाट आवर का अप्लायंस अगर 1 घंटे तक चालू रहे तो जितनी पावर वो कंज्यूम करेगा उसे 1 किलोवाट आवर कहते हैं, और वही हमारी 1 यूनिट होती है। जो बिजली का बिल आता है ना, तो जैसे कि देखो बाय चांस मेरे पे पड़ा ही है, यहाँ पे बिजली का बिल आया होगा तुम्हारा भी। तो जैसे देखो इस बार हमारी बिजली का कितना यूनिट आया है खर्चा, हाँ 321। देखो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे कंजप्शन लिखा है, कंजप्शन। ठीक है, किलोवाट आवर, तो ये 328। तो 328 किलोवाट आवर हमारा ये 2 महीने का कंजप्शन है। तो देख लो, इसी का तुम्हें अगर प्राइस निकालने का आ जाए 1 महीने का कितना होगा, तो 328 एक मतलब 2 महीने का है, तो तुम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 यूनिट कितने रुपए की। ठीक है, सिंपल सी चीज़। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो बताया था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, इस पे बेस्ड डिवाइसेस क्या होते हैं तुम्हारा, फ्यूज़। वो हीटिंग लॉ पे डिपेंड करता है कि जब करंट का अमाउंट बढ़ जाता है तो वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिससे सर्किट बच जाता है। और घर के डोमेस्टिक सर्किट सीरीज में होते हैं, पैरेलल में। जल्दी बताओ भाई, पैरेलल में होते हैं भाई। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत ज़रूरी है, उस पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एडवांटेजेस क्या है तुम्हारे पैरेलल में लगाने के, कि अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो दूसरा बंद नहीं होगा, वो जलता रहेगा, बिकॉज दे आर पैरेलली कनेक्टेड। ठीक है, और दूसरा क्या है, और सारे डिवाइसेस को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जिससे कि वो सब अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर तुम सीरीज में लगाते हो तो अगर कोई एक अप्लायंस या बल्ब फ्यूज हो गया तो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। हाँ, और सबके लिए एक ही स्विच होगा। और ये भी एक एडवांटेज है उसमें लिख देना पैरेलल में, कि सबके लिए हम इंडिविजुअल स्विच कर सकते हैं। जैसे घर में 3-4 बल्ब है तो मैं थोड़ी ना चाहूँगा कि चारों एक साथ जल जाए, जितने की ज़रूरत है उतने जलाएंगे। ठीक है, और वही कि सीरीज में तुम्हारा डिसएडवांटेज ये क्या है कि सभी डिवाइसेस को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल पाता है, सिंपल। तो ये तुम्हारा डोमेस्टिक सर्किट हो गया। और उसके बाद क्या है, इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड चैप्टर, व्हाट इज दिस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
वैसे देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में न्यूमेरिकल नहीं है तुम्हारे, ठीक है, न्यूमेरिकल तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी से भर भर के आ जाएंगे, बट मैग्नेटिज्म में न्यूमेरिकल तो नहीं है, इसमें तुम्हारी पूरी थ्योरी पे चलेगा क्वेश्चंस। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज, ठीक है, अच्छे से देख लेना। दे आर क्लोज लूप्स व्हाट एंड अदर दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड व्हाट एल्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। एंड द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जितने मैग्नेटिक फील्ड पास होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, और ये कहाँ पे होती है मैक्सिमम नॉर्थ और साउथ पोल पे, ऑल राइट। और इसके अलावा इस चैप्टर में तुम्हारे उसके बाद फिर आ जाता है मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस। तो देखो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हमने खुद बनाया है, कैसे, किसी भी कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को किसी मेटल के पीस के ऊपर लपेट के, ठीक है, जैसे मैंने बच्चों को प्रैक्टिकली करके दिखाया था। तो फॉर एग्जाम्पल सी दिस, ये हमारे पास एक नेल है, कील कहते हैं, और उसके ऊपर मैंने इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट के रखा है, तो अगर इसमें करंट पास करूंगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा, सो ये दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और इनमें डिफरेंसेस अच्छे से देखना। और सोलेनोइड बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, कि सोलेनोइड होता क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती हैं, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह दिखती हैं, ये बता रहा हूँ। और ये क्या बोलते हैं, तुम इसका तुम्हें डायग्राम बनाने को आ जाता है, ठीक है। तो देखो सोलेनोइड ऐसा होता है, सिंपल सा, ये कुछ दिख रहा है ना भाई, ये स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग मत लिख के आ जाना, बस कई बच्चे स्प्रिंग ही लिख देते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखोगे तुम, अ सोलेनोइड इज अ लॉन्ग कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स। तो देखिए एक लंबी कॉइल है, इससे भी लंबी होनी चाहिए, और इसमें मैंने बहुत सारे लार्ज टर्न्स है जो कि बहुत ही पास हैं, देख पा रहे हो ना, सिंपल सा। सो दिस इज योर सोलेनोइड। और इसमें अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे बताते हो कि कौन सा, मतलब कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल, करंट के डायरेक्शन देख के, जिसे हम क्लॉक फेस रूल कहते हैं, कि अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो क्या होगा, नॉर्थ पोल, सॉरी साउथ पोल, जैसे देखो ऐसे करते हैं हम क्लॉक फेस रूल। तो अगर कोई चीज़ करंट इस डायरेक्शन में घूम रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो तुम्हारा साउथ पोल होगा। वहीं पे अगर कोई तुम्हारा मैग्नेट है जो तुम्हारा नॉर्थ पोल में घूम रहा है, तो उसे हम मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो नॉर्थ पोल होगी, तो हम सोलेनोइड की डायरेक्शन उससे बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें तुम्हारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, FBI। क्या लिखोगे, हम अपने लेफ्ट हैंड को लेंगे, तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलरली करेंगे एक दूसरे से, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और फिर हम क्या करेंगे, जो थंब रिप्रेजेंट करता है वो हमारा फोर्स, और जो ये हमारी फोर फिंगर है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मिडल फिंगर है ये करंट, FBI। और ये प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं मोटर में, ठीक है, मोटर। तो इसमें तुम्हारा एक मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आगे आने वाला था। देखो तुम बच्चों को, कई बच्चों को कन्फ्यूजन है कि मोटर आया गया नहीं, तो देखो अगर लेफ्ट हैंड रूल है तो पूरे चांसेस है कि मोटर में क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो मोटर के सारे पार्ट्स के फंक्शन देख लेना, जस्ट लाइक आर्मेचर कॉइल क्या होती है, उसमें तुम्हारा स्प्लिट रिंग्स क्या है, कम्यूटेटर, और जो तुम्हारा उसमें कार्बन ब्रशेस, ठीक है, इन तीनों के फंक्शंस अच्छे से। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बिल्कुल ही कमेंट सेक्शन खुला है तुम्हारे लिए। एंड वही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वही जो अलग अलग तरह से पैटर्न की, अगर कोई स्ट्रेट वायर है, मान लो ये स्ट्रेट वायर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो कोएसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ऑलराइट, तो वो होगी। सोलेनोइड की वजह से क्या होगी, और अगर कोई सर्कुलर लूप है, ठीक है, मतलब जैसे सर्कुलर जैसे कड़ा होता है वैसा लूप है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं पक्का कह रहा हूँ इनमें से कुछ आएगा पहली, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेना भाई, कि अगर देखो यहाँ पे तो हम जो हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ पे मैग्नेटिज्म है, ठीक है। और स्टेड एक्सपेरिमेंट यही था, उसने क्या करता, कंपास एक तार के बगल में रखा था, जब भी करंट फ्लो करते थे तो कंपास हिलता था, ठीक है, तो इससे पता चलता था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या कहता है कि अगर कहीं पे तार के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो उसके अंदर करंट आ जाएगा भाई। जैसे कि ये मेरे पास सोलेनोइड है ना, अब इसमें करंट नहीं, लेकिन इसका अगर मैं अगल बगल मैग्नेट घुमाऊंगा ना तो इसमें करंट आ जाएगा भाई, ठीक है, सिंपल वही प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, दैट वी कैन इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है, बस इसमें इजीली हो जाएगा तुम्हारा। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही आता है, जैसे कि गैल्वेनोमीटर है और वो जुड़ा हुआ है किससे, एक वायर के थ्रू, और उसके अगल बगल हम मैग्नेट हिला रहे हैं, तो जब भी हम मैग्नेट हिलाते हैं तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, तो पूछता है कि डिफ्लेक्शन क्या बता रहा है, तो ये डिफ्लेक्शन तुम्हें ये बता रहा है कि उस वायर के अंदर करंट आ रहा है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें बताता है कि प्रेजेंस ऑफ करंट, सिंपल।
इसके बाद तुम्हारा जनरेटर तो हट चुका है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक बार देख लेना, पता नहीं सर मुझे सिलेबस में तो दिखा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ देख लेना। ये सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे घर में अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है। सिंपल, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही इसका प्रिंसिपल है। उसके अंदर जो वायर यूज़ की जाती है वो लो मेल्टिंग पॉइंट की होती है और हाई रेजिस्टेंस। और वही प्रिकॉशंस टू यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या क्या बचाव कर सकते हैं तो तुम्हें पहले से ही पता होगा। कहते हैं रबड़ के जूते पहनने चाहिए, गीले हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए, ठीक है। ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब एक ही प्लग में बहुत सारी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए जो हम सब करते हैं, ठीक है, नहीं करनी चाहिए। एंड ठीक है, इसके बाद सोर्सेस ऑफ एनर्जी डिलीट हो चुका है। फिर तो भाई तुम्हारा आ जाता है फाइनल पोर्शन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और उसके बाद तुम्हारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, और इसी के साथ तुम्हारा फिजिक्स पोर्शन फिनिश होता है। तो देखो भाई, लाइट चैप्टर तुम्हें बताऊं तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, तुम्हें इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता कि क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट मी सी, लाइट चैप्टर में तो तुम थोड़ा सा प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज देख लेना सबसे पहले, ठीक है। लोग मिरर 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 पढ़ते हैं सब, कॉनकेव कॉन्वेक्स और प्लेन को भूल ही जाते हैं बेचारा। प्लेन मिरर वो होता है जो हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमेशा इमेज फॉर्म करते हैं वो क्या होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और उसका साइज सेम रहता है, तो मैग्निफिकेशन 1 रहती है। बाय चांस कभी पूछ दिया तो बता देता हूँ, ठीक है। तो वही रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट टकरा के बाउंस हो जाती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला एंगल आई इक्वल टू एंगल और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये दोनों लॉज याद रखने। और उसके बाद तुम्हें फिर आ जाते हैं तुम्हारे मिरर, और इससे पहले रिफ्लेक्शन भी 2 है, एक डिफ्यूज्ड एक नॉर्मल रिफ्लेक्शन। उसके बाद आ जाते हैं तुम्हारे मिरर्स, ठीक है। मिरर्स में तुम्हारे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो याद रखना मिरर में तुम्हारा कॉनकेव मिरर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में तुम्हारी रियल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म होती है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक केस होता है। कॉनकेव देखो, कॉनकेव पता है ना, ये होता है, ये वाली साइड हमने पॉलिश कर दी है, तो इसका मतलब है कि ये वाली सरफेस है, देखो कॉनकेव, ठीक है, ये वाली सरफेस है। वहीं पे जो तुम्हारा कॉन्वेक्स होता है वो क्या होता है, यही होता है, बट इसमें इधर से हमने पॉलिश करके रखा होता है, तो इधर से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और इसी में अलग अलग टाइप के याद रखना कि देखो ये तुम्हारा ऑप्टिकल एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा जो सेंटर हो जाता है, यहाँ पे तुम्हारा फोकस, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो तुम्हारा फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है, याद रहेगा ना, ये पोल तुम्हारा, ठीक है। तो इसी में सारे रिफ्लेक्शन के प्रॉपर्टीज देखते हुए मिरर में कैसे रिफ्लेक्ट होती है, फोकस पे रे आई तो कहाँ से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल आई तो कहाँ से जाएगी, फोकस के थ्रू, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टकराई तो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये करना है। इसके बाद तुम्हें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे ध्यान देना है कि कॉनकेव मिरर में एक स्पेशल केस होता है कि अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस और पोल के बीच में रखा है, फोकस और पोल के बीच में, तो सिर्फ वही केस होता है जब तुम्हारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव में। बाकी केसेस में तुम्हारी रियल इमेजेस फॉर्म होंगी, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा इससे यूज़ पूछ सकता है कि इन चीज़ों को हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऑलराइट। तो कॉनकेव मिरर का यूज़ मैग्नीफिकेशन के लिए होता है। हम कहाँ करते हैं भाई, जब डेंटिस्ट को दांत दूध देखने होते हैं, कान वाले डॉक्टरों को कान के अंदर देखना होता है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं, मेकअप की तरह यूज़ करते हैं, शेविंग के लिए यूज़ करते हैं, ऑलराइट। उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है भाई। कॉन्वेक्स मिरर का हमारा यूज़ होता है कहाँ पे, रियर व्यू मिरर, ऑलराइट, जो गाड़ियों के बगल में रखा होता है ताकि हम पीछे का देख सके, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है, मतलब उसमें हम ज़्यादा देख सकते हैं। इवन तुमने स्कूल के आसपास या कहीं देखा होगा जहाँ पे 3 राह होते हैं, मतलब तिराहा या चौराहा, तो वहाँ पे क्या होता है, एक वहाँ पे शीशा लगा होता है जो ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, वही तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, ताकि हम दूर से देख सके कि अगल बगल से कुछ आ रहा है या नहीं, ऑलराइट। और वही मिरर फार्मूला तो भाई कोई नहीं भूलेगा, ठीक है, क्या होता है 1/v + 1/u = 1/f, और जो फोकल लेंथ है तुम्हारी f है, वो तुम कॉन्वेक्स के लिए क्या लोगे, पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए लोगे नेगेटिव। और उसके बाद आ जाता है तुम्हारा इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो रिफ्रैक्शन में तुम पहले डेफिनेशन तो अच्छे से याद कर लेना, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, बताओ बच्चा, नहीं पता क्या। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, यही लिखना है तुम्हें। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछते तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो तुम्हारा म्यू होता है वो c/v होता है, मतलब पहला मीडियम हम वैक्यूम लेके चलते हैं तब वो एब्सोल्यूट है, और इसकी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ 2 सेम क्वांटिटीज स्पीड का, ठीक है।
और फिर इसी पे न्यूमेरिकल जो तुम्हारे होते हैं उस पर फोकस करना। और इसके अलावा तो फिर इसके बाद तुम सीधे पहुंच जाते हो लेंस पे, ठीक है। लेंस पे तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस, उसी में ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस और वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके रिफ्लेक्शन के लॉस। और इसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव, ये न्यूमेरिकल में यूज़ करना है हमेशा, ठीक है। और लेंस फार्मूला क्या है आप लोगों का, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और एक मिस्टेक सारे बच्चे करते हैं, जो तुम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हो u, पता नहीं सारे बच्चे पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं, ये हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा होता है, ठीक है। तो u तो हमेशा मिरर हो या लेंस हो, हमेशा नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो फॉर्मूला डालते हो तो उसका ध्यान रखना, ये बहुत ही सिली मिस्टेक है जो सारे अप्लाई करते हैं, डोंट डू दैट। एंड इसके बाद तुम्हारा फिर वही लेंसेज में तुम्हारा पावर ऑफ लेंस एक इंपॉर्टेंट है, कि पावर क्या है तुम्हारा, इट वाज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। इसकी यूनिट है डायोप्टर। और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकली तो हम चीज़ों को मीटर में रखते हैं, ऑलराइट। तो अगर तुम्हें कहीं दे रखा है कि किसी की पावर -5 डायोप्टर है और तुम्हें पूछ दिया नेचर ऑफ लेंस बताओ भाई क्या है, तो क्या होगा नेचर ऑफ लेंस। देखो पावर का फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, 1/f। अब देखो पावर दे रखी है तुम्हें -5, ऑलराइट, और 1/f, तो f कितना हो गया, 1/-5 इक्वल टू 0.2 माइनस का। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्केव लेंस की, ऑलराइट। तो कॉन्केव लेंस का हो गया और उसका फोकल लेंथ 0.2 मीटर, यानी 0.2 मीटर यानी 20 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ऑलराइट। एक ही बात है, MCQ में पूछ सकता है। तो इसी के साथ तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, देखो अगर 2-3 लेंस को जोड़ दी तो उनकी नेट पावर क्या होगी, सिंपल पावर को ऐड कर दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सिंपल प्लस कर देना है, तुम्हें नेट पावर मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा लास्ट टॉपिक फिजिक्स में, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें आई की सारे जो पार्ट्स होते हैं उस पर ध्यान देख लेना, कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, सिलियरी मसल्स, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होती है आइज में, ठीक है। और रेटिना हमारा जहाँ पे इमेजेस फॉर्म होती है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व जो हमारे ब्रेन तक जाती है। तो ये पार्ट्स हो गए। ब्लाइंड स्पॉट एक देख लेना क्या होता है, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती है कि अगर वहाँ इमेज बनी तो वहाँ नहीं देख सकते। और इसी में तुम्हें क्या बोलते हैं, फिर इसी में क्या बोलते हैं डिफेक्ट्स, आई डिफेक्ट्स, तुम्हारा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसोबायोपिया और एक कैटरेक्ट। कैटरेक्ट तो वो हो गया बूढ़े लोगों में जो मिल्की लेयर बन जाती है, ठीक है, क्लाउडी लेयर, सफ़ेद आंखें देखने लगती है, तो उसे कैटरेक्ट कहते हैं, शायद हिंदी में मोतियाबिंद एंड इंग्लिश में तो व्हाट, कैटरेक्ट, ऑलराइट। तो सर्जरी से रिमूव होता है। और वहीं पे जो हमारे पास मायोपिया है वो क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब कि हम दूर का नहीं देख पाते। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि कोई बच्चा है जो बोर्ड को नहीं देख पा रहा है तो समझ जाना उसे मायोपिया है, कि उसे दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके करेक्शन के मेथड और हाइपरमेट्रोपिया इनके करेक्शन का मेथड, ठीक है। और प्रेसोबायोपिया होता है जो बूढ़े लोगों को हो जाता है, मतलब सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाती है तो फोकस नहीं कर पाते। और पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, हमारी आंखों की पावर की हम कैसे एडजस्ट कर पाते हैं अपनी फोकस को। जैसे हमें कुछ पास में देखना होता है तो हमारा एक चीज़ क्लियर दिखने लगती है और दूर की चीज़ धुंधली हो जाती है, और जब दूर का देखना होता है दूर की देखते हैं धुंधली हो जाती है। तो हमारे आंखों में ही फोकस है, ठीक है। कैसे होता है, ये हमारी लेंस को मोटा पतला करके, ऑलराइट, देख लेना ये टॉपिक अच्छे से। एंड अदर देन दैट व्हाट इज वी आर लेफ्ट विद ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से क्या बोलते हैं, तुम्हारी लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है। जैसे ये हमारे पास है प्रिज्म अपना, ठीक है, चमकता हुआ, चमकता धमकता, इसी से तुम डिस्पर्शन देखते हो। डिस्पर्शन क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन, ठीक है। वाइट लाइट 7 कलर से बनी है, और अगर 2 प्रिज्म्स को बना दे तो दोबारा से हम इधर से वाइट ला के यहाँ फैलेगी और फिर इमर्ज हो जाएगी वाइट बन के, ठीक है। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, बिल्कुल ऐसे ही वाटर ड्रॉपलेट होती है, तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। वाटर ड्रॉपलेट होती है, लाइट ऐसे टकराती है और अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद स्कैटरिंग, ये है तुम्हारे सिलेबस में। स्कैटरिंग क्या होती है भाई, देखो जो हमारी जो लाइट होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में तो देखो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो लाइट आती है वो अपने वेवलेंथ के हिसाब से चीज़ों से टकराती है और उससे टकरा के मतलब मुड़ जाती है, तो उसे हम स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसी में तुम्हारे 2 क्वेश्चन आता है कि हमें दिन में स्काई ब्लू क्यों दिखता है और सुबह और शाम को पूरा स्काई रेड क्यों दिखाई देता है सन की वजह से। तो तुम्हारा यही है कि दिन में क्या बोलते हैं, ब्लू लाइट और वॉयलेट लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, इसलिए हमें पूरा स्काई ब्लू दिखाई देता है। और सुबह और शाम को वही ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है तो वो अर्थ के उस पार चली जाती है। जैसे कि देखो भाई, ये हमारी धरती है, दिख रहा है ना, और यहाँ पे सूरज है, मतलब सुबह सुबह का टाइम। तो क्या होता है, जैसे ये रेज़ आई तो जो याली रेज़ है ब्लू वाली वो
स्पेस में रिफ्रैक्ट हो जाती है और हमें सिर्फ रेड दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि जो रेड लाइट होती है वो लीस्ट रिफ्रैक्टेड होती है और लीस्ट स्कैटर्ड, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, लीस्ट स्कैटर्ड। इसीलिए हमें सुबह और शाम को प्रोसेस स्कैटरिंग है, लेकिन सुबह शाम को रेड दिखाई देता है और दिन में ब्लू, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से ख़त्म होता है। ऑल राइट, तो फिज़िक्स का पूरा पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया। इसमें जो मैंने बताया यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक दो चीज़ें रह सकती हैं, लेकिन ये पूरा कर लिया तो तुम्हारे 90+ पक्के फिजिक्स पोर्शन में, ठीक है। तो इसी तरह हम इसके बाद अपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसको जो जो मैंने बोला इसे अच्छे से पढ़ लो, कल प्री बोर्ड है, और बोर्ड के लिए बिल्कुल ऑल द बेस्ट फॉर इट। ओके, मिलते हैं, बाय।